नाजरीन आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी ग्राउंड जीरो के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं। ग्राउंड जीरो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे नुमाइंदे सीधे आप तक पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेते हैं। हम बारीकी से आपसे जुड़े तमाम मुद्दों और मसाइल को जान और समझकर पूरी ईमानदारी के साथ रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे आप तक पहुंचाते हैं। ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी कोशिश आपसे जुड़े मुद्दों और मसाइल को मुल्क के सियासतदानों, अफसरशाहों और हुक्मरानों तक पहुंचाने की है, ताकि जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग आपकी परेशानियों को जान सकें, समझ सकें और उन्हें हल कर सकें। इसी कड़ी में आज आपको सीधे लिए चलेंगे फरीदाबाद। आपको दिखाएंगे कि कैसे पानी माफिया ने शहर के कई इलाकों में अपना जाल फैला रखा है, कैसे पानी माफिया से वहां के लोग परेशान हैं। साथ ही इस खबर पर हमारा तज्जिया भी होगा। इसके अलावा ग्राउंड जीरो में आपकी जिंदगी पर असर डालने वाली कई अहम जानकारियां भी हैं, जिन्हें जानना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। आपको बताएंगे दुनिया का सबसे मजहबी मुल्क कौन सा है और हिंदुस्तान के कौन से शहर में पानी के लिए बाकायदा पहरा बिठाया जाता है। इस सब के अलावा प्रोग्राम के आखिर में आज की तारीख भी पेश की जाएगी, ताकि आप माजी को भी अच्छे से जान सकें। तो आइए ग्राउंड जीरो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैबिनेट के फैसले पर दिल्ली के सीएम को एलजी के मुत्तफिक होने की जरूरत नहीं है। अगर एलजी को कैबिनेट के फैसले पर एतराज है तो इसे सदर जमहूरिया के पास भेज सकते हैं, लेकिन एलजी दिल्ली सरकार के फैसले को रोक कर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 3 मुद्दे जमीन, नज्म नस्क और पुलिस को छोड़कर बाकी सभी मामलों पर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच मरकज ने इंतखाबी साल में किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है। सरकार ने खरीफ के 14 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है। धान के एमएसपी में 200 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। सरकार के फैसले से मुल्क के करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। धान का सपोर्ट प्राइस पहले 1550 रुपए फी क्विंटल था, अब 1750 रुपए फी क्विंटल हो गया है। सपोर्ट प्राइस में इजाफे के ऐलान के साथ मरकजी हुकूमत के खजाने पर 12,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। मदरसों में ड्रेस कोड मामले में नया मोड़ आ गया है। यूपी के अकलेती वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि ड्रेस कोड से मुतालिक कोई तजवीज कभी महकमे के पास नहीं आई है, इसलिए इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यूपी के वजीर मोहसिन रजा के बयान को उनका जाती बयान करार दिया। यूपी सरकार में वजीर मोहसिन रजा ने अपने बयान में कहा था कि यूपी के मदरसों में अब ड्रेस कोड नाफिज होगा। उन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी की किताबों के साथ ड्रेस कोड बच्चों का लेवल बढ़ाएगा। नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वार्निंग के लहजे में कहा है, अगर वो अपने यहाँ 22.5% रिजर्वेशन का इंतजाम करने की कमीशन की सिफारिश को नहीं मानते हैं तो वो यूनिवर्सिटी को मिलने वाली सरकारी इमदाद रुकवा देंगे। कठेरिया ने एएमयू के सीनियर से मुलाकात के बाद कहा कि अगर यूनिवर्सिटी के अफसरान एएमयू को अकलियती इदारा साबित करने के कमीशन के सवाल का 1 महीने के अंदर जवाब नहीं देंगे तो वो यूजीसी से एएमयू को मिलने वाली सभी ग्रांट को रोकने को कहेंगे। बैनल मज़ाहिब शादी करने वाले यूपी के जोड़े को काफी लंबे चले तनाज़े के बाद आखिरकार पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। लखनऊ के पासपोर्ट दफ्तर ने वजारत खारजा के नए जवाबित के तहत तनवी सेठ और अनस सिद्दीकी को पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। सरकार की एक जांच में ये भी पाया गया है कि दस्तावेज के लिए इस जोड़े से मजहब के बारे में सवाल पूछने वाला लखनऊ का पासपोर्ट अफसर गलत था। साथ ही ये भी बताया गया है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए जरूरी अटेस्ट के अमल के वक्त और दूसरे गैर जरूरी ब्यौरा जुटाने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गलती की। राजनाथ सिंह आज से 2 रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार गिरने के बाद वजीर दाखिला का ये पहला दौरा है। राजनाथ सिंह वादी के सिक्योरिटी हालात का जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह एजेंसियों और अफसरों के साथ मीटिंग करके रियासत में चल रहे गवर्नर राज में सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। मीटिंग में गवर्नर एनएन वोहरा भी शामिल हैं। गुज़िश्ता महीने 19 जून को बीजेपी ने पीडीपी से हिमायत वापस ले ली थी, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी। 2 दिन के दौरे पर वजीर दाखिला कल अमरनाथ श्राइन बोर्ड जाएंगे। यूपी के इलाहाबाद में मुसलमानों ने कुंभ मेले की तैयारी के चलते सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिदों के कुछ हिस्से को खुद ही गिरा दिया, जबकि इंतजामिया को लग रहा था कि यहाँ की मस्जिद को लेकर तनाजा हो सकता है। इलाहाबाद में अगले साल कुंभ के मेले का इनेकाद होना है, लेकिन सरकार पुराने इलाहाबाद में सड़कें चौड़ी करना चाहती है। लेकिन इस काम में कई मस्जिदें आड़े आ रही थी। मस्जिद को गिराने वाले मुस्लिमों ने कहा कि ऐसा उन्होंने अपनी मर्जी से किया है।
एक बार फिर मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए जमीन और पैसा देकर हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाया। बिहार के गया में नौतामीर मंदिर की तामीर में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये गांव मुस्लिम अक्सरियत वाला गांव है। गांव में मस्जिद तो थी, लेकिन मंदिर के नाम पर एक पिंड था जहां हिंदू पूजा पाठ किया करते थे। हिंदुओं के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मंदिर तामीर कर सकें, जिसके लिए गांव के मुसलमान आगे आए और उनकी मदद की गई। खराब मौसम की वजह से इस बार कैलाश मानसरोवर जाने वाले करीब 1500 अकीदतमंद सिमकोट, हिल्सा और तिब्बत में फंसे हुए हैं। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जा रहे अकीदतमंदों को नेपाल सरकार की मदद से निकाला जा रहा है। काठमांडू में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने बयान जारी करके बताया है कि आज सुबह तकरीबन 96 अकीदतमंदों को सिमकोट से निकाला गया है, जबकि 1300 मुसाफिर अभी भी सिमकोट, हिल्सा और तिब्बत में फंसे हुए हैं। खराब मौसम और तेज बारिश से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी परेशानियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के लाहौर में बारिश ऐसी हुई कि सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। 38 साल के बाद ऐसी तबाही वाली बारिश हुई है। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। कहीं घर की छत गिर गई तो कहीं जमीन धंस गई। कई इलाकों में बिजली के झटके से लोगों की मौत हो गई। लोगों को पानी के बीच गाड़ी छोड़कर जाना पड़ रहा है। और अब बढ़ते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की तरफ। सीधे आपको ले चलते हैं फरीदाबाद। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, या कहा जाए दिल्ली से बिल्कुल सटे इलाके में लाखों लोगों को हर महीने पानी पर 3 से 4 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि आजादी के 70 साल बाद भी हुकूमतें यहां आज तक भी पानी नहीं पहुंचा पाई हैं, या फिर यह कहा जाए कि यहां पानी पहुंचाने में नाकाम रही हैं? सोने पे सुहागा ये कि बिना पानी फराहम कराए ही निगम इन लोगों को हर महीने हजारों का बिल भी थमा देता है। यह हकीकत है फरीदाबाद की शिव दुर्गा कॉलोनी की, जहां लाखों लोगों की जिंदगी पिछले कई दिनों से, या फिर कहा जाए पिछले कई दहाइयों से पानी की किल्लत से दो चार है। इसके साथ ही यहां बाकी बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है, कमी है। आज ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर क्या हालात हैं इस इलाके के, और यहां की आवाम, यहां के लोग और कौन कौन सी परेशानियों से दो चार हैं। चमचमाती इमारतों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि दिल्ली से बिल्कुल सटी लाखों लोगों की इस बस्ती की सियासी तौर पर इतनी अनदेखी की गई कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी हासिल करना इन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। कोई कुनबा महज 10 से 12 हजार कमाता हो या फिर 50,000 रुपए महीना, ना चाहते हुए भी इन लोगों को तकरीबन 3-4 हजार रुपए पानी खरीदने में खर्च करने ही पड़ते हैं। ये बस्ती है शिव दुर्गा कॉलोनी, जो यूं तो फरीदाबाद जिले में आती है, लेकिन बदरपुर बॉर्डर से बिल्कुल सटी हुई है। कई दहाइयों पहले बसी इस बस्ती में यूपी, बिहार, हरियाणा तमाम सूबे के लोग इस उम्मीद से आकर बसे कि यहां पर रहकर दिल्ली में आसानी से काम कर लेंगे। लेकिन लाखों लोगों की इस बस्ती में बुनियादी जरूरतों की इतनी कमी हो गई कि आज लोग उस वक्त को कोसते हैं जब उन्होंने यहाँ पर घर बनाया और जमीन खरीदी। दरअसल इस पूरे इलाके में सरकारी पानी की कोई सप्लाई आज तक नहीं पहुंची है। हर इलेक्शन में इस इलाके के लिए पानी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लीडरान पानी देने के वादे भी करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। लोग कहते हैं कि इलाके में नेता बोर के इफ्तिताह का नारियल खूब फोड़ते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। सरकारी पाइपलाइन की हमारे यहाँ घोषणा तो 3600 दफे हो गई और 36 नेताओं ने कर दी, और नारियल तो यहाँ के नेता ऐसे फोड़ जाते हैं जैसे कि खाना आलू फोड़ते हैं सब्जी बनाने के लिए। नेता आज से नहीं, 10 साल पहले से कोई नेता आता कहता इस बार होली में मैं बोर के पानी करवा के उस पानी से मैं होली खेलूंगा आपके सामने। अच्छा। कह के गए। हाँ। वो होली बीत गई। कितने होली बीत गए। पूरे इलाके में करीब 50 से ज्यादा सरकारी बोर हुए, लेकिन कभी उनमें से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। ऐसे में कपड़े धोने से लेकर नहाने तक का इंतजाम खरीदे गए पानी से ही करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि गरीब आदमी मजदूरी करता है
और वो अगर महीने में 8 से 10 हजार रुपए कमाता है तो कम से कम भी 1,500 से 2,000 तक का खर्च उसे पानी पर ही करना पड़ जाता है। पैसे हो जाते होंगे 1000-1500 रुपए। टेंशन है, टेंशन है, आमदन है नहीं, पैसे देने पड़ते हैं। इस बस्ती में सरकारी पानी तो नहीं है, लेकिन पानी माफिया प्राइवेट पानी की खूब सप्लाई करते हैं। लोग सवाल उठाते हैं कि अगर प्राइवेट पानी की सप्लाई हो सकती है तो फिर सरकारी पानी की क्यों नहीं? क्या ये लोगों के साथ लीडरान का धोखा नहीं? सरकारी बोर है, प्राइवेट कब्जे हैं और पर घर से 100 रुपया, फिर प्राइवेट करके उस पानी को लंबी लाइन ले जा करके हर घर से 300-400 रुपया पर मंथ के हिसाब से उगाया जाता है। नहीं, बोर सरकारी है, कब्जा प्राइवेट है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के 50 से ज़्यादा यहाँ सरकारी जो बोर है वो किए गए, लेकिन इनमें पानी नहीं है। प्राइवेट जो बोर है इसी तरह के उनमें खूब पानी आता है और लोगों को वही खरीद कर पीना भी पड़ता है, कपड़े भी उसी से धुलने पड़ते हैं, नहाना भी उसी से पड़ता है। सवाल ये है कि अगर प्राइवेट बोर से पानी आ सकता है तो सरकारी बोर से क्यों नहीं? लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों की लापरवाही का नमूना महज इतना भर ही नहीं है, बल्कि सीताराम यादव की कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सीताराम यहाँ की झुग्गी में रहते हैं, पानी के लिए बरसों से हर महीने के हिसाब से पैसे भी देते हैं, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम ने सीताराम को पानी, सीवर लाइन और गंदे पानी की निकासी का 1,584 रुपए का बिल भेज दिया। सीताराम कहते हैं कि पूरे इलाके में कहीं सीवर लाइन नहीं है, सरकारी पानी नहीं है, लेकिन बिल पता नहीं क्यों भेज दिया गया। बिना सर्विस दिए बिल किस बात का? 1584। तो आपने पानी सरकार की तरफ से इस्तेमाल किया? पानी वानी करते हैं तो अलग से पैसे भी देते हो? हाँ, मंथली देते हैं, जैसे कि कोई बंदे रखे हैं चलाने वाले तो। अच्छा, तो बिल अलग आया है और वहाँ के पैसे अलग देते हैं आप? जी। परेशानी सिर्फ सीताराम यादव की होती तो बात शायद रुक भी जाती। यहाँ के लोगों ने बताया कि बड़ी तादाद में निगम ने इलाके के लोगों को उन सहूलियात के लिए बिल थमा दिए हैं जो निगम यहाँ देता ही नहीं। ऐसे में लोग अब कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। पर सरकार हर व्यक्ति को, चाहे गरीब से गरीब, मध्यम जो भी यहाँ पे, सबका एक रेट में 1584 रुपया के इन्होंने बिल भेज दिया है, जो गलत है, क्योंकि हमने ये तो सुविधा तक भोगा ही नहीं। ऐसा होता आया है और आगे नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि बस्ती के गरीबों के इलाज में काफी अहम रोल अदा करने वाली इस डिस्पेंसरी की हालत का भी है, जिसकी अब ना छत सलामत है, ना दीवार, ना ही यहाँ कोई डॉक्टर आता है। इलाज अब खुदा भरोसे है। जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ डॉक्टर बैठा करते थे और जो गरीब लोग हैं वो यहाँ आकर अपना इलाज भी कराते थे, लेकिन अफसोस कि आज ये खंडर सा बनकर रह गया ही है और एक तरीके से देखा जाए तो इसे लापरवाही ही कहा जाएगा। ये बैठता था कोई यहाँ पे डॉक्टर? हाँ जी, बिमला मैडम बैठती थी यहाँ पे। अच्छा, कब की बात है? ये 1-1.5 साल हो गया टूटी हुई है। तो अब तो इसकी छत भी नहीं है? छत भी पहले छत ही चूती थी पहले ये छत। अच्छा। उसके बाद सही करवाने के लिए इसको उखाड़ दिया गया। मुल्क की राजधानी के बिल्कुल करीब होने का तमगा लगाकर भी बदहाली की मार झेल रही शिव दुर्गा विहार कॉलोनी की इस तस्वीर को देखकर किसी की भी आंख फटी की फटी रह सकती है। जमीन से चिपकने की कोशिश करते बिजली के तार और खुली सड़क पर बगैर किसी हिफाजत के रखा ट्रांसफार्मर। भला किसकी हिम्मत होगी जो बच्चे या बड़े यहाँ से गुजर सके। लेकिन पिछले करीब 10 साल से ऐसा ही हो रहा है। कई आवारा जानवर करंट से अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने को राजी नहीं। पिछले 10 सालों से ट्रांसफार्मर इसी तरह रखा हुआ है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने को तैयार नहीं। सवाल यही है कि इन तमाम समस्याओं को लेकर जो नेता चुनाव के वक्त वादे करते हैं वो बाद में से भूल क्यों जाते हैं। फरीदाबाद की श्री दुर्गा विहार कॉलोनी से जी मीडिया के लिए कैमरामैन जितेंद्र के साथ में शिव रजा। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे 21वीं सदी में भी लोग पानी को तरस रहे हैं, और ये जगह दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो अगर दिल्ली के नजदीक भी लोग पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं, जरूरी सहूलियात से महरूम हैं,
वहां पर इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है तो सवाल बड़े होते हैं। हमारी टीम गई थी उन लोगों के पास भी जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सभी जिम्मेदार लोग बचते नजर आए। आखिर कब तक बचेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल ग्राउंड जीरो में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर, या जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट थी, इस पर हमारा तज्जिया क्या है, और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे आज की तारीख क्या है और आपके लिए जानना क्या जरूरी है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। ग्राउंड जीरो में आज हमने आपको दिखाया दिल्ली से सटे इलाके फरीदाबाद की एक कॉलोनी का हाल। बड़ी आबादी वाली इस कॉलोनी में बुनियादी तौर पर जो अहम मसाइल निकल करके सामने आते हैं वो कुछ इस तरह हैं। अगर हम नजर डालें तमाम चीजों पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो देखने में आता है कि आजादी के 70 बरस बाद भी सरकारी पानी जो है वहां पर नहीं पहुंच पाया, यानी सरकारी पानी की सप्लाई नहीं है। इसके अलावा इलाके के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए, यानी जो पानी की जरूरत होती है, उस पानी को सरकारी, चूंकि पानी वहां नहीं आता तो उसको खरीदना पड़ता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। सरकारी पानी तो नहीं पहुंचता वहां पर, लेकिन जो पानी माफिया है आराम से वो पानी बेच रहे हैं, यानी उनकी मोटी कमाई हो रही है। और जाहिर तौर पर अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं या जो डिपार्टमेंट हैं उनकी मिलीभगत भी जरूर वहां पर होगी। लोग पैसे देकर प्राइवेट टैंकर मंगवा कर पानी हासिल करने को मजबूर है। पानी सप्लाई ना होने के बावजूद निगम लोगों को बिल भेज रहा है। हर महीने की ये शिकायत है वहां पर आम लोगों की। अगर वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा तो फिर बिल कैसे पहुंच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पूरी बस्ती में तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान है, यानी जो हेल्थ से रिलेटेड वहां पर सहूलियात होनी चाहिए थी वो भी वहां पर नहीं है। जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि एक टूटा फूटा सा अस्पताल है कुछ 2 बिल्डिंग का, वहां पर ना डॉक्टर है ना नर्स है। कुछ दिन पहले तक वहां पर होती थी, लेकिन अब कोई नहीं है। जाहिर तौर पर डॉक्टरों की भी, या फिर कहा जाए तिब्बी सहूलियात की भी कमी है। बिजली महकमे की भी लापरवाही इस इलाके में देखने को मिलती है। जमीन पर लटकते बिजली के तार और खुले में पड़ा ट्रांसफार्मर हादसे को दावत देते नजर आते हैं। कई बार इस तरह के हादसे हो भी चुके हैं जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका हल मुमकिन नहीं है। अगर इस इलाके में बीजेपी के एमएलए विपिन गोयल और बीजेपी से ही रुकन पार्लियामेंट यानी मेंबर पार्लियामेंट कृष्ण गुर्जर इन मसाइल को लेकर संजीदा हो जाएं तो इलाके में पानी पहुंचाया जा सकता है। न सिर्फ पानी पहुंचाया जा सकता है बल्कि तिब्बी सहूलियात को भी वहां पर बहाल किया जा सकता है। अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। उनको इन तमाम कामों को कराने के लिए अपनी तरजीह में इन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस इलाके के जिम्मेदार लोग मुत्तहिद होकर इन मसाइल को लेकर जो मुताल्लिक महकमे हैं उन अफसरान के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं, उनसे राब्ता करें तो तब भी हल जरूर होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि अपने मसाइल के लिए, उनकी लड़ाई के लिए आपको ही आगे आना होगा। आपको और ज्यादा बेदार होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने हक हासिल करने के लिए जब तक आप बेदार नहीं होंगे, जब तक आप जो है सवाल नहीं उठाएंगे, तो शायद इन तमाम मुश्किलात से आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको ही जो है वो बेदार होना पड़ेगा, आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब वो अहम जानकारियां जिनसे, या फिर कहा जाए जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है, जिनसे आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि सबसे मजहबी मुल्क कौन सा है इस दुनिया में। तो सबसे मजहबी मुल्क जो है वो इथोपियाई देश है, इथोपिया है। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जिंदगी में मजहब जो है वो सबसे अहम चीज है। जब एक सर्वे किया गया तो तकरीबन 98% जो इथोपियाई लोग हैं उनका ये कहना था, उनकी बात जो है वो सामने आई कि जो वहाँ का चर्च है वो चर्च के जो भी रूल रेगुलेशंस है या जो भी वहाँ के ऑर्डर्स निकलते हैं वो उनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। यानी इथोपिया जो है वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मजहबी मुल्क है। इसी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है अफ्रीकी मुल्क है और ये है सेनेगल, ये दूसरे मुकाम पर है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान 80% के साथ ये 14वें मुकाम पर है और 93% के साथ पाकिस्तान जो है वो 5वें मुकाम पर है मजहबी मामलों में। और आपको बताते हैं अब हिंदुस्तान में वो कौन सी जगह है जहां पर पानी के ऊपर पहरा बिठाया जाता है। जी हाँ, एक गांव जहां पर लगता है पहरा पानी के ऊपर कि कहीं पानी चोरी ना हो जाए। चोरी करने पर 5 दिन तक पानी बंद कर दिया जाता है। 50 फैमिलीज को पानी के लिए जो है एक जगह है, 50 फैमिलीज वहां पर रहती हैं और उन्हें उन 50 फैमिलीज को, हर फैमिली को 15 लीटर पानी दिया जाता है। और ये जम्मू कश्मीर का जो कठुआ शहर है उस इलाके में एक गांव आता है जो कठुआ शहर से 18 किलोमीटर दूर है।
बड़े नाल गांव का नाम है और यहाँ पर एक कुआं है और इस कुएं पर मुनहसिर हैं 50 फैमिलीज, 50 कुनबे और इन 50 कुनबे को या फिर कहा जाए हर एक कुनबे को सिर्फ 15 लीटर पानी ही दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर इस गांव की हम बात करें तो ये एक अजीब गांव है, एक अनोखा गांव है जहां पर पहरा बिठाया जाता है। अगर पानी जो है वो चोरी कोई कर ले तो उसको सजा भी मिलती है और पानी चोरी ना किया जाए इसके लिए उन्हें खुदा की या फिर कहा जाए भगवान की कसम भी दी जाती है। और अब बात करेंगे बच्चों की परवरिश की। बच्चों की परवरिश के लिए पेड लीव जो है वो अब दी जाने लगी है और ज़्यादा जो है उसमें इजाफा किया गया है। बच्चे की परवरिश के लिए खवातीन को पेड लीव, महाराष्ट्र में अब मेटर्निटी लीव पर बड़ा फैसला सामने आया है। परवरिश के लिए खवातीन को 180 दिन की पेड लीव मौजूदा वक्त दी जाएगी। मौजूदा वक्त में 180 दिन की मेटर्निटी लीव है और अहलियात के इंतकाल के बाद अगर किसी खातून का इंतकाल हो गया, वालदा का इंतकाल हो गया तो जो बच्चे के वालिद हैं या जो उसकी परवरिश करेंगे उनको भी 180 दिन की पेड लीव वो दी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बारिश की दस्तक की बात करते हैं। गुजरात, बंगाल, बिहार समेत 14 रियासतों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 6 जुलाई तक मानसून की वजह से बारिश का दौर, शुमाली रियासतों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई रियासतों में तेज बारिश से सैलाब भी आ सकता है। ऐसा कुछ जो है मतलब ये अलर्ट जारी किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। और अब आपको दिखाते हैं आज की तारीख। 4 जुलाई 1976 को आज़ाद हुआ था अमेरिका। 1876 में फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी तोहफे में दी थी अमेरिका को और उस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उस पर लिखा गया था कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई की बात अगर हम करें, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 4 जुलाई 1902 को यानी आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद का इंतकाल हुआ था। अपनी छोटी सी जिंदगी में कई जो है उन्होंने काम किए थे और हिंदुस्तानी तहजीब और रूहानियत का डंका पूरी दुनिया में बजाया था। वो 31 बीमारियों से परेशान थे, जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया था। 4 जुलाई 1947 की बात हम करें तो 4 जुलाई 1947 में आज़ादी के बिल की तजवीज़ जो है वो पेश की गई थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के बिल की तजवीज़ रखी गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी गई थी ये तजवीज़ और इसी तजवीज़ पर के तहत हुआ था मुल्क का बंटवारा, फिर कहा जाए हिंदुस्तान जो है वो अलग मुल्क के तौर पर सामने आया था। 4 जुलाई 1963 की बात अगर हम करें तो पिंगली वेंकैया का इंतकाल हुआ था। तिरंगे को उन्होंने ही डिज़ाइन किया था और अलग अलग जो कहा जाए फिर 30 मुख्तलिफ ममालिक के झंडों पर रिसर्च उन्होंने की थी और 1931 में कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को किया था कबूल। बाद में जो चरखे की जगह अशोक चक्र जो है, अगर जो तिरंगे में दिखता है वो अशोक चक्र ने फिर उसकी जगह ले ली थी। तो बहरहाल ये कुछ जानकारियां थी जिन्हें जानना जरूरी था। आज की तारीख भी आपने देख ली और इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपनी और अपने अज़ूज़ की सेहत का जो अपने खास हैं उनकी सेहत का ख्याल रखिए। बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम है, जाहिर तौर पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके ज़रिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे भी दूर आपको रहना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपके जो सुझाव हैं, आपके जो मशवरे हैं, उनका इंतज़ार हमें रहेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और अब से कुछ ही देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। आदाब।